नमस्कार। देशकाल प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, वैसे तो अमेरिका लगातार वेनेजुएला की घेरेबंदी कर रहा है, उसकी नौकाओं को पकड़ रहा है, उसके ऑयल टैंकर कब्जे में कर रहा है, लगातार हमले कर रहा है जिसमें 50 जानें जा चुकी हैं। और रिजीम चेंज का जो अभियान ट्रंप लेकर चल रहे हैं उससे वो कतई पीछे हटने को तैयार नहीं है, बल्कि तेवर तो ये है कि वो वेनेजुएला पर आक्रमण भी कर सकते हैं। लेकिन इस बीच उनकी तरफ से और उनके सलाहकार स्टीफन मिलर की तरफ से एक बड़ा ही हास्यास्पद वक्तव्य आया है, बयान आया है, जिसमें उन्होंने दावा किया है कि वेनेजुएला पर का जो तेल है उस पर उनका हक है, उनकी दावेदारी है। और ये दावेदारी उन्होंने इस आधार पर की है कि 20वीं सदी की शुरुआत में अमेरिकी कंपनियों ने वहाँ पर ऑयल एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन और फिर वहाँ से ढुलाई का काम शुरू किया था। तो जो शुरुआत में काम किया था उसके दम पर वो आज भी दावेदारी ठोक रहे हैं और इस आधार पर वेनेजुएला पर हमले करने की बात कर रहे हैं, वेनेजुएला पर अपना हक जता रहे हैं। हम ये जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप और उनका प्रशासन लगातार इस तरह के साम्राज्यवादी रुख का इजहार करता रहा है। उसने जिस तरह से मैक्सिको को धमकाया था, पनामा कैनाल का नाम बदल दिया था, कनाडा को अपने देश में शामिल करके 51वां राज्य बनाना चाहते थे, या ग्रीनलैंड पर कब्जा करना चाहते थे, और गजा में भी वो एक रिवियरा बनाना चाहते थे। ये तमाम उनका सोच बिल्कुल साम्राज्यवादी है, उपनिवेशवादी है, जहाँ दुनिया भर में वो जहाँ चाहे अपना कब्जा करना चाहते हैं। लेकिन वेनेजुएला का मामला बड़ा ही दिलचस्प है कि वो एक पूरे के पूरे मुल्क के जो आर्थिक संसाधन हैं उस पर अपना हक करीब 125 साल पहले की स्थिति के आधार पर जता रहे हैं, जबकि पूरी दुनिया बदल चुकी है, सारे समीकरण बदल चुके हैं, लैटिन अमेरिका या दक्षिणी अमेरिका के हालात बदल चुके हैं। वेनेजुएला कब का स्वतंत्र हो चुका है, लेकिन वो उसे अपना गुलाम देश मानते हैं और बनाना चाहते हैं, और इसीलिए वो वहाँ से मादुरो को, जो कि वहाँ के राष्ट्रपति हैं, उनको खदेड़ना चाहते हैं और अपनी एक कठपुतली सरकार बनाना चाहते हैं रिजीम चेंज के ज़रिए। लेकिन सवाल उठता है कि क्या इस आधार को आज की तारीख में, आज के युग में माना जा सकता है कि अमेरिका का वेनेजुएला के तेल पर कोई हक है, कोई दावेदारी बनती है? सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि ये जो विवाद है वो किस तरह से पैदा होता है। तो हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा कि कैसे वेनेजुएला से अमेरिकी कंपनियां हटाई गई, वापस भेजी गई, भगाई गई, और कैसे वहाँ पर जो तेल का है, तेल या गैस का जो एक्सप्लोरेशन है, या ये पूरा जो कारोबार है उसका कैसे राष्ट्रीयकरण हुआ, और उसकी वजह से अमेरिका कैसे पिनपिनाया हुआ है, बेचैन है, बौखलाया हुआ है। तो जो मुख्य राष्ट्रीयकरण हुआ वो साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल पहले नहीं, 44 साल पहले 1976 में हुआ था। और 1976 में राष्ट्रपति कार्लोस एंडेज पेरेज के कार्यकाल में इसको किया गया था, और तब राष्ट्रीयकरण की एक ठोस कदम उठाया गया था। हालांकि 1943 में हाइड्रोकार्बन्स लॉ पास हुआ था वहाँ, और जिसने विदेशी कंपनियों से मुनाफे का 50% वेनेजुएला को देने की शर्त रखी थी, और उसके बाद ही ये चीज़ें आगे बढ़ रही थी। और 1971 में फिर राष्ट्रपति राफेल काल्डेरा के तहत प्राकृतिक गैस उद्योग का राष्ट्रीयकरण हुआ था, और लॉ ऑफ रिवर्जन पास हुआ था, जिसके तहत कंसेशन जो दिए जा रहे थे उनको ख़त्म कर दिया गया था। और इस तरह से वेनेजुएला ने जो बाहरी कंपनियां थी, और उसमें ज़्यादातर अमेरिकी कंपनियां थी, उनको अपने देश से खदेड़ दिया था, क्योंकि वो लूट रही थी। दरअसल वो पूरा एक्सप्लॉइट कर रही थी वेनेजुएला के नेचुरल रिसोर्सेज को, उससे मनमाना धन कमा रही थी। और ये माना गया वेनेजुएला की जो राजनीतिक बिरादरी है कि हमें अपने संसाधनों पर हमारा अधिकार होना चाहिए,
और हम उसे उसके राष्ट्रीयकरण के ज़रिए उसको अपने राष्ट्रीय हित में इस्तेमाल करेंगे। फिर एक बार और राष्ट्रीयकरण का दौर आया जब ह्यूगो सावेज, जो वेनेजुएला के राष्ट्रपति थे और बहुत ताकतवर और बहुत हिम्मत वाले राष्ट्रपति थे, 1999 में आए थे। उन्होंने 2001 में नया हाइड्रोकार्बन लॉ पास किया, जो कि ये जो पूरा उद्योग था तेल और गैस का, उस पर सरकार का नियंत्रण बढ़ाता था। इस तरह से ये नई कंपनी बनाई गई जिसको PDVSA कहते हैं। उसने इस पूरे कारोबार को संभालना शुरू किया। तो इस तरह से 1976 से एक शुरू हुआ सिलसिला, शावेज का युग आया। 2001 के कानून ने रॉयल्टी को 30% तक बढ़ा दिया और PDVSA को सामाजिक कार्यक्रमों के लिए 10% बजट देने के लिए भी कहा। और इस सब का वेनेजुएला के आम लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ, क्योंकि ये जो रेवेन्यू आ रहा था वो वेनेजुएला को आत्मनिर्भर बना रहा था। लेकिन ये अमेरिका को पसंद नहीं आ रहा था और उसने वेनेजुएला पर तमाम तरह के हमले करने शुरू किए, उस पर आर्थिक सैंक्शन लगाने शुरू किए और उसकी अर्थव्यवस्था को कमज़ोर करने का सिलसिला शुरू किया। ये भी बता दें कि वेनेजुएला 1960 से ओपेक देशों का सदस्य है और 1973 के तेल संकट ने राष्ट्रीयकरण को गति दी थी, क्योंकि तेल की कीमतें बढ़ने से राज्य को उस समय बहुत फ़ायदा हुआ था। राज्य को मतलब वेनेजुएला को बहुत फ़ायदा हुआ था। तो ये पृष्ठभूमि है और इस पृष्ठभूमि में एक नेशनलाइजेशन जो हुआ है वो अमेरिका को रास नहीं आया है। जहां अमेरिका चाहता है कि दुनिया भर के बाज़ारों में, दुनिया भर के उद्योग धंधों में उसका वर्चस्व कायम हो जाए, हर जगह उसकी चले, उसकी दादागिरी चले और अमेरिकी कंपनियां जितना मुनाफा कमा सकती हों, जितनी लूटपाट कर सकती हों करें, और अमेरिकी सत्ता उनके साथ खड़ी होती है और उनको इसी तरह से समर्थन देती है। तो इस बार फिर अब डोनाल्ड ट्रंप और उनकी सरकार वेनेजुएला को टारगेट कर रही है और ये निशाना साध कर कोशिश कर रही कि वहाँ रिजीम चेंज हो जाए, यानी मादुरो को हटा दें और अपनी एक कठपुतली सरकार बना दें। फिर अमेरिकी कंपनियों की वापसी हो, उनका तेल और गैस के कारोबार पर कब्जा हो जाए। और अमेरिका को मालूम है कि ये तेल और गैस कितना महत्वपूर्ण है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के लिए भी और अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए भी, जो कि एक तरह से चीन से लगातार पिछड़ती जा रही है। और ये जो चीन से पिछड़ना है उसमें अमेरिका थोड़ा बौखलाहट से भरा हुआ है, बदहवासी का आलम है। ट्रंप के तमाम कामों में इसका आप इजहार देख सकते हैं, आप उसकी झलक देख सकते हैं। तो ये पूरा खेल एक साम्राज्यवादी उपनिवेशवादी सोच के तहत किया जा रहा है, जो कि उस समय जो अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोप के कई देश दुनिया भर में जाकर उनके आर्थिक और प्राकृतिक संसाधनों पर कब्जा करके मालामाल हुए, ये वही रवैया है जो वेनेजुएला के साथ डोनाल्ड ट्रंप और उनकी मंडली दिखा रही है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और ये हम 21वीं सदी में 20वीं सदी की शुरुआत के दौर को पलटता हुआ देख रहे हैं, या यूँ कहें कि अमेरिका जो लोकतंत्र की बात करता है, खुलेपन की बात करता है, वो दूसरे देश की संप्रभुता पर हमला करने पर आमादा है। तो इसका तो विरोध होना ही चाहिए। वेनेजुएला अपनी तरफ से लड़ रहा है, रूस और चीन कितना सहयोग देंगे पता नहीं है, लेकिन अभी अमेरिका पूरी ताकत से लगा हुआ है वेनेजुएला में तख्ता पलट करने के लिए, और अगर वो नहीं कर पाता है तो वो बल प्रयोग भी करेगा। लेकिन वेनेजुएला की जो भौगोलिक बनावट है वहाँ पर गुरिल्ला वारफेयर की काफ़ी गुंजाइश है। बहुत पहाड़ जंगल हैं और मादुरो के पास बहुत बड़ा मिलिशिया भी है, ट्रेंड छापामार हैं, जो कि अमेरिका और अमेरिका के द्वारा स्थापित गए रिजीम को मजा चखाने और उसको उलट देने में कामयाब भी हो सकते हैं, जैसे हमने लैटिन अमेरिका के कई देशों में होता पहले देखा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।